आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ मेहमानों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हम बात करते हैं अब जरा उन राज्यों की जहां पर होने हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली की बात हमने की थी, आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति ही खुद बहुत जबरदस्त तरीके से वोकल नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम सत्र में विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष आक्रामक है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में शुद्ध झूठ के सहारे जिन्हें वोट मिल गए, उन्हें हम विधानसभा चुनाव में उनकी असली जगह दिखाएंगे। दरअसल मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार ने एक चाय पार्टी आयोजित की थी। विपक्ष ने इसका न सिर्फ विरोध किया बल्कि बहिष्कार के लिए एक पत्र जारी कर दिया। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि बहिष्कार तो विपक्ष की एक परंपरा बन गई है। बहिष्कार करने के लिए जो पत्र दिया गया है उसमें झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन एक तरफ जहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में ऐसी कड़वाहट दिखाई देती है, वहीं आज एक ऐसी तस्वीर भी दिखाई दी जो बड़ी चर्चा हो रही है जिसको लेकर। दरअसल विधानसभा भवन में देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोनों एक ही लिफ्ट का इंतजार करते नजर आ गए। अब लिफ्ट आ रही थी तो इंतजार करना पड़ा और तब तक आपस में बड़ी सहजता से बात भी करते दोनों दिखाई दिए। अब इसके अलग अलग कयास भी लोग लगा रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ी चर्चा ये सुनी होगी चुनाव के बाद कि क्या भाई उद्धव ठाकरे के साथ रिश्ते बीजेपी जो है एक बार फिर से ठीक करना चाहती है क्या, और क्या उद्धव ठाकरे भी ऐसा करना चाहते हैं। वो हो ना हो, लेकिन इस लिफ्ट ने देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात तो कराई दी और दोनों लोग जो हैं बड़ा शिष्टाचार के तहत आपस में कुछ देर बातचीत करते हुए भी दिखाई दी। तो ये वो तस्वीर है। लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं अब देवेंद्र फडणवीस का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ हासिल हुआ विपक्ष को, वो झूठ की वजह से हासिल हुआ और वो झूठ अब विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा। पक्षाने प्रथेप्रमाणे चहा पानावर बहिष्कार टाकत जे पत्र दिलेलं आहे, खरं म्हणजे खोटं बोल पण रेटून बोल, खोटे नरेटिव्ह तयार करून एखाद्या निवडणुकीमध्ये थोडी मतं मिळाल्यानंतर आता खोटंच बोलायचं, अशा प्रकारच्या मानसिकतेमध्ये विरोधी पक्ष गेलाय। समीर साहब, पहले तो लिफ्ट वाली मुझे कहानी बता दीजिए जरा, एक बार फिर लिफ्ट वाली तस्वीर चला दीजिए। देखिए इस पर चकल्लस तो बहुत हुई है, इसमें अंदर कुछ है दम या नहीं खबर में? क्या दोनों पार्टियों के बीच कुछ मेल मिलाप है? नहीं, मुझे लग रहा है कि फिलहाल विधानसभा चुनाव तक तो कोई मेल मिलाप की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। बीच में जरूर ठीक है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए उद्धव ठाकरे कारण, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए, बाद में पार्टी टूटी, उस समय मनमुटाव जरूर हुआ है। लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस बहुत सहज सरल आदमी, मतलब देवेंद्र फडणवीस कटुता की राजनीति नहीं करते, मतभेद रहते हैं उनका, लेकिन मतभेद नहीं रहता उनका विपक्ष नेताओं के साथ। जब वो मुख्यमंत्री बने वो शरद पवार से भी मिलते थे, और अभी कुछ दिन पहले शरद पवार और एकनाथ शिंदे की भी मुलाकात हुई, उसको लेकर भी बहुत चर्चा थी महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। तो उद्धव ठाकरे और अगर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक लंबे समय तक, मतलब जब शिवसेना बनी है तब से गठबंधन में रहे हैं, साथ में रहे हैं। दोनों के वैचारिक हिंदुत्व रहा है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है, एक कट्टर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वैचारिक उतना समानता होने के कारण आपस में मेल जुलाप तो होती ही रहेगी, उनके अंदर किसी तरह का कटुता नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर परिणाम आए हैं, मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस ने जरूर कहा है कि झूठ विपक्ष ने फैलाया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में भी बोल रही है कि पूरे देश के अंदर विपक्ष ने झूठ जो संविधान को लेकर चलाया था उसके आधार पर परिणाम हुए। लेकिन सिर्फ 9 सीटों पर आकर टिक जाना भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ झूठ के आधार पर नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, झूठ भी हो तो जनता ने तो मान ही लिया ना, अब आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और अजित पवार को आप लेकर आओ, ये तो झूठ नहीं है ना। आप इस वहां पर मराठा बनाम दलितों की जो लड़ाई चल रही है वो तो झूठ नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी उसे हैंडल नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने मराठाओं का वोट भी खोया, दलितों का वोट भी खोया, मराठी का वोट। इनका भी बता दीजिए जरा। आपने कहा देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के रिश्ते मधुर ही हैं, कोई खराब नहीं हुए। अजीत पवार का संबंध क्या अब अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ खराब हो गया है? देखिए, अजित पवार का तो अपनी पार्टी के अंदर भी कभी किसी का संबंध अच्छा नहीं रहा। वो शरद पवार के भतीजे रहे, इसलिए उनको सब पार्टी के अंदर झेलते रहे। जब छगन भुजबल जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अजित पवार ने शाम को बोल दिया कि मुझे कल उप मुख्यमंत्री बनना है। छगन भुजबल इस्तीफा लिया गया और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अजित पवार हमेशा से अपनी स्वार्थ की राजनीति करते रहे। राष्ट्रवादी ये वापस चाचा जी के साथ जाने का कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं क्या?
अजीत पवार को जहां राजनीतिक लाभ होगा वो वहां चले जाएंगे। उन्हें लगता है कि शरद पवार के जहां जाने से राजनीतिक लाभ होता है तो वहां चले जाएंगे। अजीत पवार को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं या मेरी राजनीति बची रह सकती है, तो वो वहां चले जाएंगे। अजीत पवार सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और मुझे लगता है कि अजीत पवार अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बने। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, और जिस तरीके से अजीत पवार फैसले ले रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर बारामती को लेकर, अभी उन्होंने वहां पे अपने भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं को मिलने से मना कर दिया कि बारामती में उनकी पत्नी हार गई थी। तो बारामती के अंदर भी जहां से अजीत पवार विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बनाम अजीत पवार एक नया स्ट्रगल शुरू हो गया। तो ये अजीत पवार के लिए भी ठीक नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि आप हमारे गठबंधन में हो तो हमारी और आपकी लड़ाई सार्वजनिक हो। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सामंजस्य बिठाया है, अजीत पवार वो सामंजस्य बिठाने में एनडीए के अंदर पूरी तरीके से फेल रहे। आप देखिए कैबिनेट मंत्री में जब विस्तार हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का, उस समय वो अड़ गए कि मुझे कैबिनेट चाहिए, आपको एमओएस दिया जा रहा था, आपने उसे स्वीकार नहीं किया। पार्टी से बिना सहयोग देवेंद्र फडणवीस से बात करे, बिना भारतीय जनता पार्टी को भरोसे में लिए आपने सीधे अपनी पत्नी को राज्यसभा भेज दिया, भारतीय जनता पार्टी को बताया नहीं। तो अजीत पवार अपनी तरह की राजनीति करते हैं। अजीत पवार जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान ही होगा। अजीत पवार 4 सीटें जितवा देंगे, लेकिन 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उनके कारण हारना पड़ेगी। अब जो बात देवेंद्र फडणवीस ने कही कि भाई झूठ चल गया लोकसभा चुनाव में, हम विधानसभा चुनाव में विपक्ष को हावी नहीं होने देंगे, कहना आसान है, लेकिन असल में आप महाराष्ट्र की जमीन क्या कह रही है? देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सबसे भुरभुरी, सबसे ज्यादा अस्थिर और कहें कि अविश्वास वाली जमीन है। आपके साथ अजीत पवार रहते हैं तब भी विश्वास नहीं है, और अगर चले जाएंगे तब दूसरी तरह की स्थिति होगी। जो समीर जी कह रहे हैं वो बात ठीक है। मैं भी निजी तौर पर ये कहता हूं कि अजीत पवार को लेने से बड़ी गड़बड़ हुई, बहुत कुछ है। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में अजीत पवार बिल्कुल ही लायबिलिटी है, या वो थोड़ा बहुत कई जगहों पर एसेट बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी इसका अध्ययन कर रही होगी। लेकिन इस सब के बाद जब हम लिफ्ट वाली फोटो देखते हैं या किसी ऐसे चित्र पर बात करते हैं, तो शिवसेना के अंदर भी ये बात होती होगी। ऐसा नहीं है, उद्धव ठाकरे किसी भी स्थिति में सहज नहीं दिखते हैं। वो रिएक्शन वाली राजनीति कर रहे हैं, भी गुस्से में हैं, नाराज हैं, उनको लगता है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने। वो जैसा कहते हैं मुझे धोखा दिया गया, भाजपा कहती है कि आप मोदी के नाम पर वहां तक पहुंचे। सवाल यहां ये है कि क्या दोनों जो दल हैं ये कहीं कोई मीटिंग पॉइंट इनका है या नहीं है? अगर नहीं है तो राजनीति दूसरी तरह से होगी। और ये वाली बात जो विश्लेषक कहें तो समझ में आता है, अगर पार्टी ये कहने लगे कि विपक्ष ने झूठ बोला और उसकी वजह से ये सब हो गया, इसका मतलब ये कि आप उस झूठ का काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी बात भरोसे के साथ लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा मुश्किल बात है। ये बात भाजपा के नेताओं को करनी है, बंद कर देनी चाहिए। आपको विधानसभा चुनाव तक वहां की, क्योंकि दोनों तरफ गठबंधन है, इसमें कुछ आना जाना, कुछ ट्रांसफर दिखाई देता है क्या? मुश्किल थोड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को भी तो समझ में आया है ना। अगर 22 सीटों पर लड़कर 9 सीटें जीते हैं और 15 सीटों पर लड़कर 7 सीटें एकनाथ शिंदे जीत गए हैं, तो उनको भी पता है कि हमारी भी जमीन खिसकी है। देखिए, ये वो वाला मसला नहीं है कि भाई आपके साथ सांसद चले गए, विधायक चले गए। अब ये जीत के आए हुए लोग हैं, और ये तब जीत के आए हुए हैं जब पूरे देश में बीजेपी का सेंटिमेंट कई जगहों पर जो गड़बड़ हुआ है, उसमें महाराष्ट्र एक राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जहां बीजेपी का सेंटिमेंट खराब हुआ है। खराब है और कई राज्यों में गिना जा सकता है, लेकिन इन राज्यों में महाराष्ट्र है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन कोई बहुत खराब रहा है। एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन औसत के लिहाज से अच्छा रहा है। तो शायद दोनों खेमों में यह चल रहा होगा कि हमारे बीच की लड़ाई का लाभ दूसरे को मिल रहा है। अगर भाजपा के साथ उद्धव और शिंदे ये कॉम्बो बन जाए तो शायद महाराष्ट्र का इससे बेहतर कॉम्बिनेशन पॉलिटिकली कोई नहीं हो सकता है। राहुल जी, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला चुनाव, जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, वो पहले से कह चुके हैं कि वो जो है बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो वो उन्होंने साफ कर दिया। दूसरी तरफ क्या एकनाथ शिंदे के लोग जो हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या जो अजीत पवार हैं वो आगे क्या कदम उठाते हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं वो क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि जिस तरह की हार अजीत पवार की हुई है वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्या उनकी पार्टी में कोई भगदड़ होती है कि नहीं होती है, और दूसरी पार्टियों के नेता क्या वो भगदड़ करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। तो ये सारी चीजें, प्रॉब्लम अजीत पवार के लिए सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अजीत पवार के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के प्रति वहां पर सेंटिमेंट है। अच्छा, ठीक है। मैं एक जो बात मैं समझना चाह रहा हूं, लोकसभा एनडीए के लिए, वहां जो एनडीए है जिसमें एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी, मतलब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार है, इनका जो परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में रहा, विधानसभा चुनाव में अभी क्या आम अपेक्षा क्या है?
इनको उससे बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है या वहां परिस्थिति लोकसभा चुनाव से बेहतर हो सकती है? देखिए, अभी जो एक कहते हैं कि इम्प्रेशन क्या है? इम्प्रेशन तो यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद जमीन नहीं है आज के दिन में महाराष्ट्र में। और सच पूछिए तो महाराष्ट्र से ज्यादा जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की स्थिति आपको देश के किसी भी हिस्से में नहीं मिलेगी। सब जगह खेमे तय हैं और सब जगह पता है कि कौन किससे लड़ने जा रहा है आने वाले दिनों में भी। महाराष्ट्र एक ऐसी जमीन है जहां पर अभी तक पता नहीं लग रहा है कि आने वाले 3 महीने में जब विधानसभा का चुनाव होने जाने वाला होगा उस समय कौन पार्टी कहां पर खड़ी। देखिए, जब हम ये बात कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है उनको बहुत अच्छी बढ़त मिल गई है, तो मैं इसे नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि आप देखिए, जो 2019 में उद्धव ठाकरे की जमीन थी, आज वो राजनीतिक जमीन उनके पास नहीं रह गई है। जितनी उस समय उनकी ताकत थी, आज वो नहीं रह गई है कम से कम। दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी या शरद पवार चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने या उनका बेटा बने? कतई नहीं चाहेंगे। कांग्रेस चाहेगी कि आने वाले दिनों में, चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है लोकसभा चुनाव के अंदर, तो जरूर कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। क्या इसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार होंगे? शरद पवार अपनी भूमिका को इस पूरे गठबंधन में कहां आकर के रखते हैं? क्योंकि शरद पवार की ऐसी भूमिका तो हो नहीं, वो जिसे कहते हैं कि वो तीसरे स्तर पर और चौथे स्तर पर रहने के लिए तो गठबंधन के रहेंगे नहीं। वो तो मास्टर प्लेयर हैं। आखिर वो चाहते भी थे कि हमारा एक बहुत अच्छा उसमें रहे, कद्र है। अजित पवार को लेकर के जितना हम कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अजित पवार से लेने से इमेज का डेंट जरूर हुआ है। वोटों को अब ये कैसे आने वाले दिनों में कैसे ये कैंपेन को नेविगेट करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक। अब एक बार जरा मैं आपको बात बता देता हूं सैम पित्रोदा की। सैम पित्रोदा का हमने ब्रेक से पहले जिक्र किया था। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राजीव गांधी के सहयोगी हुआ करते थे। उनको माना जाता है कि एक किस्म के एडवाइजर हैं राहुल गांधी के लिए, गुरु बोलते हैं प्रधानमंत्री उनको राहुल गांधी का। सैम पित्रोदा अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहे, हमेशा विवादों में रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार उनकी ऐसी टिप्पणियां हुई जिस पर खूब जबरदस्त बवाल हुआ। जैसे एक आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि ये जो भारत है हमारा, इसमें आप देखिए इतनी विविधता है। दक्षिण के लोग जो हैं वो अफ्रीकन जैसे दिखाई देते हैं, नॉर्थ के लोग जो हैं वो पठानों जैसे दिखाई देते हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी, खूब विवाद हुआ इस पर। फिर उन्होंने एक जिक्र कर दिया था कि अमेरिका के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। मतलब एक पिता अपने परिवार के लिए जो कुछ संपत्ति छोड़ करके जाता है, उसका आधा हिस्सा जो है वो सरकार अपने पास रख लेती है। उनके वारिसों को पूरी उनकी संपत्ति नहीं मिलती। तो हमें ऐसे विषयों पर बात करनी चाहिए, ना कि ये मंदिर मस्जिद जैसे विषयों पर। तो यहाँ खूब बवाल हुआ चुनाव के अंदर कि क्या यही चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, यही चाहती है कि भारत के अंदर भी इस किस्म का कर लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए कि आदमी अपनी कमाई हुई संपत्ति अपने बच्चों को ना दे पाए पूरी, उसको भी सरकार आधी हड़प लेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि अब तो नुकसान हो जाएगा। ब्लू स्टार पर हुआ तो हुआ वो, हाँ, वो पहले की बात उन्होंने कहा था। ब्लू स्टार को लेकर बार बार इतनी बात कर रहे हैं। मतलब गोल्डन टेम्पल पर जब टैंक चढ़ा दिए गए थे तो उन्होंने कहा हुआ तो हुआ, या उसके बाद जो एंटी सिख राइट्स हुए थे तो उन्होंने कहा हो गया जो हो गया, हुआ तो हुआ, अब उस पर आगे क्या कर सकते हैं। तो उस पर खूब बवाल हुआ था। अब बीजेपी तो ये कहती है कि वो जो कुछ कहते हैं उसको आप केवल उनके निजी बयान मत माना कीजिए, वो इन टैंडम बोलते हैं जो यहां पार्टी की लाइन है या पार्टी की सोच है। लेकिन कांग्रेस ने नुकसान से बचने के लिए उनको उनके पद से हटा दिया। अब उनको कल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया गया। और आपको जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है उसका वो बड़ा आपको वो देखना चाहिए कि उसमें जयराम रमेश क्या कहना चाह रहे हैं। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसे बयान दिए थे, कुछ ऐसे कमेंट किए थे जो हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरी तरीके से नामंजूर थे। लेकिन और उसके बाद बाय म्यूचुअल कंसेंट ही स्टेप डाउन एज चेयरमैन ऑफ ओवरसीज कांग्रेस। मतलब हम दोनों की आपसी सहमति के बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने हमें अपनी सफाई दी है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में अपनी बातें कह रहे थे और कैसे नरेंद्र मोदी के कैंपेन ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। और इसलिए जब हमें ये बात पता चली है, जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, तो हमने उनको उनके पद पर बहाल कर दिया है। देखिए, सैम पित्रोदा
जिनको बार बार मैं सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा इसलिए कहता हूं, जिससे देश के लोगों को याद रहे कि उनको अपना नाम तक पसंद नहीं है। जो भारत में उनको जो नाम मिला, जो माँ बाप ने उनको नाम दिया, वो अमेरिका में रहते हैं, विदेश जैसा सोचते हैं। राहुल गांधी की सारी विदेशी बैठकों के वो सूत्रधार हैं, समन्वयक हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वो लगातार अध्यक्ष हैं, और ऐसे अध्यक्ष हैं कि चुनाव के समय में नुकसान के बावजूद उनको जब हटाया जाता है तो किसी को अध्यक्ष बनाती नहीं है पार्टी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान ही एक साक्षात्कार में कहा था कि ये करते ही ऐसे हैं, इनका चरित्र ही है, मूल चरित्र ही है, ये बुलवाएंगे, इस तरह के बयान करेंगे, डिवीजन कराएंगे, लोगों के बीच में जहर फैलाएंगे, संघर्ष फैलाएंगे और फिर वो वापस ले लेंगे। वही होता हुआ दिखा है। लेकिन इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो बार बार ये बात आ रही है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये कहना बंद कर देना चाहिए कि झूठ की वजह से हार गए, उनको अब अपने सच को लोगों तक ले जाने की रणनीति पर काम करना चाहिए। अगर किसी सैम पित्रोदा से बयान दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहां इतना बड़ा नेटवर्क, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और इतना वैचारिक मजबूत उसके पास अधिष्ठान होने के बावजूद वो नहीं कर पा रही काम, तो फिर उसे फिर से, जिसको कहते हैं ना कि एकदम से बेसिक्स पर जाने की जरूरत है, बैक टू बेसिक्स पर जाने की जरूरत है। लेकिन संपत्ति का बंटवारा हो, जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों के खान पान और उस सब की बात अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखी थी, अगर सरकार में वो आते तो वो सारे काम वो करते, इस देश को जाति और धार्मिक संघर्ष का अखाड़ा बनाते। ये बात अब लगभग सच हो गई है, क्योंकि इसका मतलब यही था कि वो मैसेजिंग करा दी, मैसेजिंग के बाद उनसे त्यागपत्र करा लिया और फिर से उनको वापस नहीं, मैसेजिंग किसके लिए करा लिया? उन्होंने तो कहा कि हमको नुकसान हो जाता है इनके बयानों से, तभी तो हटाया उनको, वरना क्यों हटाया? उनसे कौन सा नुकसान हुआ? वो जब कह रहे हैं तो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि इस देश में जो अमीर लोग हैं, राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं, सब अंबानी अडानी को दे दिया, फिर अंबानी बोलना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों बंद किया, अडानी अडानी बोलते हैं। और जो सब वो बार बार कहते थे इसका पैसा कौन ले गया, सूट बूट की सरकार चली, वही तो वो भी कह रहे हैं ना कि जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर आप संपत्ति कर लगाई। तो पित्रोदा और राहुल गांधी दोनों एक बात बोल रहे थे, दोनों की शब्दावली अलग थी, लेकिन संदेश वही था। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है, गरीब अमीर का संघर्ष, जो बुर्जुआ और सर्वहारा का संघर्ष, वही कराने की कोशिश थी। वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में शायद घर भी किया होगा, जिसको संविधान और आरक्षण की समाप्ति के तौर पर कहा जाता है। बहरहाल सैम पित्रोदा की वापसी, मतलब प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा भी था ये कि कांग्रेस पार्टी अपने कुछ लोगों के, जब वो कुछ या तो पहले बयान दिलवाती है और फिर जब उस पर हंगामा होता है तो उनको हटा देती है, लेकिन वो केवल एक नाटक दिखावा होता है और कुछ दिनों के बाद उनको वापस ले आती है। अब उनकी बात तो ऐसा ही लगता है, जिस तरह का बयान सच साबित हुई, जिस तरह का बयान जारी किया गया है उनको वापस लेते हुए, उससे तो ऐसा ही लगता है। ये कहा गया कि सैम पित्रोदा जो है उनसे वादा लिया गया है कि वो आगे ऐसे कोई बयान नहीं देंगे जिससे कांग्रेस जो है वो मुश्किल में है। देखिए तो वादा लेना पड़ रहा है सैम पित्रोदा से कि नहीं, पर कितना वादा निभाएंगे सैम पित्रोदा, ये तो सोचने वाली बात है। और कांग्रेस का ये जो बयान है बहुत ज्यादा जो है वो सॉलिड नहीं लगता है। आपको लेना था सैम पित्रोदा को वापस, राहुल गांधी के प्रिय हैं, राहुल गांधी की सारी विदेश जो चीजें होती है विदेश में, भाषण उनको अरेंज करते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो नेचुरली राहुल गांधी। और ऐसे तो मणिशंकर अय्यर के ऊपर भी कार्रवाई की थी पार्टी ने, तो मणिशंकर अय्यर आते जाते रहे ना, फिर कभी आ गए फिर बाहर हो गए, फिर ये भी तय नहीं हुआ कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। हाँ। तो ये सब कुछ चलता रहा। और इस चुनाव में वो भी काफी एक्टिव रहे, बीजेपी की बात मैं ये बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस में ये अगर आप गांधी परिवार के करीब हैं तो आपको कांग्रेस पार्टी से हटाना और परमानेंटली हटाना बड़ा मुश्किल। ओके, ठीक। तो वो गांधी परिवार के इतने करीब हैं, नेचुरली। ऑलराइट। देखिए, समीर जी, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु नहीं है, राहुल गांधी के दाई है। वो राहुल गांधी का जो आचार विचार व्यवहार और संस्कार है वो सब सैम पित्रोदा का दिया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो सैम पित्रोदा जो चाहते हैं वही वो हिंदुस्तान के अंदर बोलते हैं। ये कह देना कि राहुल गांधी जो चाहते हैं वो सैम पित्रोदा अमेरिका में बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सैम पित्रोदा जो चाहते हैं वही राहुल गांधी बोलते हैं। और राहुल गांधी का जो व्यवहार निकल आता है उसमें सैम पित्रोदा की बड़ी भूमिका है। ज्यादा बढ़ा नहीं रहे कांग्रेस पार्टी में कि वो जो चाहते हैं वही राहुल गांधी बोलते हैं, वही बोलते हैं। आप देखिए ना, अगर राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक जीवन अगर आप देखेंगे तो उसमें सैम पित्रोदा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है राहुल गांधी के अंदर। राजीव गांधी के अंदर भी रहा था, लेकिन राहुल गांधी को तो उन्होंने बचपन से बड़ा किया है, तो उन्होंने राहुल गांधी को सिखाया है कि राजनीति कैसे करना है, देश की राजनीति बिल्कुल प्रभावशाली है। और यह तय था कि राहुल गांधी सैम पित्रोदा के बिना रह नहीं सकते, इसलिए भले चुनाव में नुकसान ना हो इसलिए उस समय उनसे कह दिया गया होगा कि आपको हम कुछ दिन के लिए हटा रहे हैं, चुनाव का परिणाम आने के बाद आपको हम वापस पोस्ट पर देंगे। और राहुल गांधी जैसे ही परिणाम आए वापस सैम पित्रोदा को लेकर आए और राहुल गांधी के वो सलाहकार बने रहेंगे। राहुल गांधी सैम पित्रोदा के हिसाब से ही चलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल और सैम पित्रोदा का गठबंधन अटूट है, यह मरते दम तक
रहने वाला है। क्या जरूरत थी फिर ये दिखावा करने की? ना हटाते कौन सा, अब उसके बाद कह देते भैया बयान मत देना, इसके बाद कुछ मत बोलना, और ये कह ही दिया था कि हम इनके बयान से सहमत नहीं है। काहे के लिए स्वांग रचा? मैं इनकी शब्दावली को थोड़ा सा जोड़ देना, उनके लिए बेहतर शब्द का प्रयोग है बौद्धिक दाई, क्योंकि बौद्धिक दाई से ये है कि जो कुछ भी उनका बौद्धिक आज स्तर है वो उसमें कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा सोच जो है वो सैम पित्रोदा का है। लेकिन मुझे इससे इतर जाकर के सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्या सैम पित्रोदा के पीछे कोई व्यक्ति है? क्या सैम पित्रोदा के पीछे कोई एजेंसी है? क्या सैम पित्रोदा के पीछे कुछ ताकतें हैं जो सैम पित्रोदा को इस प्रकार से डिविजिव पॉलिटिक्स करने के लिए भारत में प्रेरित करती हैं? क्या एजेंडा अमेरिका से सेट होता है? उस अमेरिका के एजेंडे के सेट किए हुए एजेंडे को राहुल गांधी यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं जी। जो चाहे वो जो कुछ भी हो, इनहेरेंट टैक्स का मामला हो, ये जो वामपंथ जिसे मैं कह रहा हूं, जिस वामपंथ को भारत में जमीन नहीं मिली, वो भारत का वामपंथ जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के थ्रू, जिसको हम कहते हैं सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स के थ्रू, भारत के विमर्श में आकर के खड़ा हो गया। जिसे हम कहने समाजवादी लेकर के चलते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर जो है ये अमीर और गरीब के बीच में, सब कोई जानता है कि अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के अर्थतंत्र का बंटवारे की बात वो राहुल गांधी कर रहे थे, वो तो भीषण उत्पात और हिंसा की तरफ रास्ता ले जाता है। तो क्या इसका एजेंडा सेटिंग जो है वो जॉर्ज सोरेस की तरफ से हो रहा है? सर ये तो पता क्या नहीं, लेकिन वहां से आपको हो रहा है? लेकिन बहुत से और रोचक बयान आने वाले दिनों में आपको मिलते रहेंगे टिप्पणी करने के लिए।